प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथियों इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके या फिर जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगी। साथियों साथियों मेरा इस वीडियो में जो प्रश्न कराने का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि मैं प्रश्न आपके लिए दिखाऊं, यानी कि प्रश्नों को दिखाना तो साथियों एक आपका बहाना होगा। मेन उद्देश्य साथियों इसमें कंटेंट को लुटाना होगा, यानी कि मैं प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से कंटेंट दूंगा साथियों, और उस प्रश्न का साथियों एक अच्छी तरीके से विश्लेषण करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको साथियों 5 मिनट तक अवश्य देखें। उसके बाद बिल्कुल आपको अगर पसंद नहीं आती साथियों तो आप इसको छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप 5 मिनट तक वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के मंदिर नर्तकियों से उत्पन्न हुआ है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक साथियों पीवाई के रूप में है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु के मंदिर नर्तकियों से उत्पन्न हुआ है। साथियों अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप इसका बता सकते हैं। साथियों अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि भरतनाट्यम से साथियों ये उत्पन्न हुआ है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें साथियों आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बात करूं साथियों कथकली नृत्य की तो ये केरल राज्य में किया जाता है। वहीं अगर मैं कुचिपुड़ी नृत्य की बात करूं तो ये साथियों ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। वहीं मैं कथक की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश का साथियों शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं साथियों इस भरतनाट्यम नृत्य की। तो अगर मैं इस भरतनाट्यम की बात करूं तो ये विशेषतः साथियों महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इसको महिलाएं करती हैं। वहीं अगर इस भरतनाट्यम के अन्य नामों की बात करूं तो इसका साथियों एक है, इसको सदर नृत्य के नाम से जानते हैं, सदर नृत्य। वहीं इसका साथियों तंजावुर नाट्यम के नाम से भी इसको जानते हैं, और साथियों इसको चद्र अट्टम के नाम से भी जानते हैं भरतनाट्यम को। और साथियों इस भरतनाट्यम को ही देवदासी का नृत्य भी कहा जाता जाता है। वहीं साथियों इसका एक अन्य नाम है दसिया अट्टम। क्या कहा जाता है? दसिया अट्टम भी इसको कहा जाता है। अब साथियों बात करते हैं भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई थी वो अलारिपू, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है वो अलारिपू यानी कि फूलों की सजावट से इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है, जो नर्तकी होती हैं वो फूल की तरह खिलखिला करके नृत्य करती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलारिपू का मतलब होता है नर्तकी का खिलखिलाना, यानी कि फूलों की तरह ऐसे सजावट के रूप में खिलखिलाती हैं, खिलखिलाती हुई नृत्य करती हैं। अगर साथियों जो स्टेप होते हैं भरतनाट्यम को करने के, तो जो भरतनाट्यम का अंत किया जाता है उसका नाम साथियों तिल्लाना है, यानी कि तिल्लाना से इसका अंत किया जाता है। वहीं जो भरतनाट्यम के जो भाग हैं ना साथियों, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है साथियों इसको कहते हैं समभंग, एक है साथियों त्रिभंग, और एक है साथियों अभंग। पूछा जाता है कि जो भरतनाट्यम नृत्य है वो कितने भागों में बांटा हुआ है, वो 3 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है समभंग, एक होता है त्रिभंग, और एक होता है अभंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही साथियों जो भरत मुनि थे, तो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र में इसका कालजयी ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। जो भरत मुनि थे साथियों उन्होंने एक नाट्य शास्त्र लिखा था। इसको जो नाट्य शास्त्र था भरत मुनि का, इसको पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कालजयी ग्रंथ में इसका वर्णन है किसका, भरतनाट्यम नृत्य का। साथियों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अवश्य समझ में आया होगा। देखते हैं साथियों दूसरा प्रश्न क्या है। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूँ साथियों, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है। पंडित जसराज की बात कर रहा है कि पंडित जसराज किस विद्या विद्या के लिए विख्यात है। बताइए साथियों अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। अगर साथियों मैं इसका सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर है साथियों शास्त्रीय संगीत के लिए इनको जाना जाता है, पंडित जसराज को। अब इस प्रश्न में जितनी भी बातें बताऊंगा आपको ध्यान से सुननी है। साथियों जो पंडित पंडित जसराज है ना, ये इनका जो वाद्य यंत्र है, जिस यंत्र को ये बजाते हैं वो क्या है, तबला है। तबला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। वहीं जो पंडित जसराज हैं इनको 1975 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। वहीं साथियों 1990 में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। वहीं सन 2000 में इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी कि 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण, और साथियों
2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बात करते हैं साथियों, पंडित जसराज तबला वादक हैं। वहीं साथियों जो 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा इनके नाम पर एक ग्रह का नाम भी रखा जा चुका है साथियों। किसका? एक ग्रह का नाम भी रखा जा चुका है 2006 में। वही साथियों इनके बारे में और दो तीन बात यह है कि ये एक अकेले व्यक्ति है साथियों, यानी कि ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने सातों महाद्वीपों पर गाया है। कौन? पंडित जसराज एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने सातों महाद्वीपों पर गाया है साथियों। वहीं साथियों दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका पर इन्होंने 2012 में गाया था साथियों संगीत मार्तंड, यानी कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर इन्होंने 2012 में गायन किया था। वहीं साथियों इन्होंने इनके द्वारा संगीत मार्तंड एक पुस्तक के नाम, इनकी एक पुस्तक है संगीत मार्तंड, इसको आप याद रखेंगे साथियों। ये बात भी, ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक ट्रांसजेंडर नर्तकी मजम्मा जोगाथी को 2021 में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कर्नाटक की ट्रांसजेंडर नर्तकी मजम्मा जोगाथी, इनका दूसरा नाम है साथियों मंजूनाथ शेट्टी। तो 2021 में किस उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। इसका अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप बता सकते हैं। अगर साथियों में इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। लोक नृत्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अब साथियों जो ये लोक नृत्य है साथियों, इसका अन्य नाम है जोगाती नृत्य। क्या? जोगती नृत्य। क्या साथियों? जोगती नृत्य, ये इसका एक अन्य नाम है जोगती नृत्य। ये बात आपको याद रखनी है। वही साथियों यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है? यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि जो ये मजम्मा जोगाती हैं ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी हैं। क्या? ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी हैं। और साथियों इनको नर्तकी नटराज भी कहा जाता है भरतनाट्यम में, यानी कि नर्तकी नटराज कहाँ कहा जाता है? भरतनाट्यम में इनको नर्तकी नटराज भी कहा जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है और प्रश्न क्या कह रहा है कि रिनगिट, क्या रिनगिट निम्न में से किस देश की मुद्रा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, मलेशिया की। जो रिनगिट है साथियों वो है मलेशिया देश की मुद्रा है। अब साथियों अगर बात करूं अर्जेंटीना की, बताइए मुझको, अगर अर्जेंटीना की मुद्रा की बात करूं तो पीसो है। क्या है? पीसो। वहीं बात करूं कंबोडिया की तो साथियों रियल है। क्या है? रियल कंबोडिया की मुद्रा है। और वहीं साथियों मालदीव की बात करूं तो मालदीव की है रुपया। रुपया। क्या साथियों? रुपया मालदीव की मुद्रा है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि अर्जेंटीना की पीसो है, कंबोडिया की रियल है और मालदीव्स की साथियों रुपया है। और रिनगिट कहाँ की है? ये मलेशिया की है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब साथियों में कुछ मुद्राओं के, कुछ देशों के नाम और उनकी मुद्राओं के नाम बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। अगर साथियों आपसे पूछे कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है तो थाईलैंड की मुद्रा है साथियों बात या फिर वहत। क्या? बात या फिर वहत। वहीं पूछे अगर भूटान की मुद्रा तो भूटान की मुद्रा है साथियों नुगल्टम। क्या? नुगल्ट्रम। नुगल्ट्रम किसकी, कहाँ की मुद्रा है? भूटान की है नुगल्ट्रम। अगर पूछे आपसे कि मोरक्को की मुद्रा क्या है तो मोरक्को की मुद्रा दिरहम है साथियों। क्या? दिरहम। वहीं अगर दक्षिण कोरिया की मुद्रा पूछे आपसे तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों भारत का सैंडलवुड शहर किस शहर का उपनाम है? भारत का सैंडलवुड शहर किस शहर का उपनाम है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि मैसूर को भारत का सैंडलवुड शहर कहा जाता है। किसको साथियों? मैसूर को। साथियों इस प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं मैं। अगर बात करें साथियों सैंडलवुड का मतलब होता है साथियों चंदन के उद्यान के लिए, यानी कि यहाँ पर चंदन का एक बहुत बड़ा साथियों कह सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। चंदन के उद्यान के लिए इसको जाना जाता है।
अब आपसे पूछे कि जो हैदराबाद है इसका उपनाम क्या है साथियों। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। किसका? मोतियों का शहर। हैदराबाद को कहा साथियों मोतियों का शहर का क्या कहा जाता है। वहीं पूछे साथियों आपसे बेंगलुरु का। अगर बेंगलुरु की बात करूं साथियों, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कई बार पूछा गया है। सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। वहीं साथियों भारत का गार्डन सिटी, भारत का गार्डन सिटी भी बेंगलोर को कहा जाता है। वहीं साथियों अंतरिक्ष सिटी भी बेंगलोर को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो केरल के कालीकट को मसालों का शहर कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए जब यूरोपीय कंपनी भारत देश में आई थी तो सबसे पहले साथियों पुर्तगाली कंपनी आई थी, पुर्तगाल से लोग आए थे। तो उन्होंने क्या साथियों जो केरल था वहाँ से उन्होंने मसालों का व्यापार करना आरंभ किया था। तो मसालों का शहर केरल का कालीकट। वहीं साथियों अगर आपसे पूछे कि भारत का स्वास्थ्य पूंजी किसको कहा जाता है, तो भारत का स्वास्थ्य पूंजी चेन्नई को कहा जाता है। भारत की बैंकिंग राजधानी ये साथियों चेन्नई को कही जाती है। भारत की बैंकिंग राजधानी हो चाहे फिर भारत का स्वास्थ्य पूंजी हो, ये चेन्नई को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया, अगर स्टील सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछिए कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कोच्चि शहर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पूर्व का एथेंस या फिर त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, तो मदुरै को साथियों पूर्व का एथेंस या फिर त्योहारों का शहर कहा जाता है। त्योहारों का शहर। अगर आपसे पूछे कि आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया या फिर व्यंजनों का शहर, व्यंजनों का मतलब होता है बहुत सारे पकवान, तो साथियों ये मैंगलोर को कहा जाता है। मैंगलोर यानी कि आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया या फिर व्यंजनों का शहर, ये मैंगलोर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सदाबहार शहर किसे कहा जाता है, तो सदाबहार शहर त्रिवेंद्रम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो भारत का स्कॉटलैंड साथियों कुर्ग को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है यानी कि सफ़ेद शहर। अगर आपसे पूछे कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के जयपुर को साथियों पिंक सिटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। साथियों एक ही प्रश्न में मैंने बहुत सारे फैक्ट आपके लिए बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, तो अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बी हो जाएगा। यानी कि विकल्प बी का मतलब है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। अब साथियों जो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, यूएनओ के द्वारा इसको पहली बार 2009 में मनाया गया था। यानी कि यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा पहली बार फर्स्ट टाइम साथियों ये 2009 में मनाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं साथियों 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर साथियों मैं यहाँ से एक विकल्प लेता हूँ आपको, यानी कि 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताइए। तो साथियों इंटरनेशनल लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि इंटरनेशनल लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है कब? 15 सितंबर को। वहीं 15 सितंबर को ही साथियों राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस तो साथियों किसकी याद में? जो एम विश्वेश्वरैया थे उनकी याद में राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं साथियों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस बता रहा हूँ जो कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये अगस्त माह के सारे के सारे, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस साथियों 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या फिर भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूछे चाहे भाला फेंक दिवस पूछे, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि इंटरनेशनल एलिफेंट डे अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस साथियों ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय एलिफेंट दिवस।
वही साथियों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। वहीं आपसे पूछे कि साथियों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपको 12 अगस्त को। वही साथियों अगर एक है साथियों खेल दिवस, तो ये 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे, देखो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था साथियों 12 जनवरी 1863 को, तो उनकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विवेकानंद का जन्म कब हुआ था साथियों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये प्रश्न आपकी समझ में अवश्य आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं साथियों, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बिमल जालान की ये एक बुक है, क्या, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। वहीं साथियों अगर मैं सी रंगराजन की बुक की बात करूं, तो इनकी एक बुक है फॉर्क इन द रोड साथियों, क्या, फॉर्क इन द रोड। फॉर्क इन द रोड, फॉर्क इन द रोड किसके साथियों, ये सी रंगराजन की है। वहीं साथियों जो वाई वेणुगोपाल है, इनकी एक बुक है, इसका नाम है साथियों एडवाइज एंड डिस्टेंट, क्या, एडवाइज एंड डिस्टेंट। विमल जालान की कौन सी है साथियों, ये फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। वहीं सी रंगराजन की है साथियों फॉर्क इन द रोड। वहीं एक प्रश्न पूछे आपसे कि रघुराजन की एक बुक है साथियों, उसका नाम है द थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर। ये किसकी है, रघुराम राजन की है। वही रघुराम राजन की दूसरी बुक है साथियों आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ये किसकी है, रघुराम राजन की। वही साथियों एक और बुक पूछता है कि ओवरड्राफ्ट किसकी बुक है, तो ओवरड्राफ्ट बुक साथियों उर्जित पटेल की है। वहीं एक प्रश्न पूछे कि हु मूव्ड माई इन हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट साथियों, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, हु मूव्ड बाई माई इंटरेस्ट रेट, ये साथियों डी सुब्बाराम की है। ये सभी बुक्स ये इकोनॉमिक्स की बुक है साथियों, बार बार यहाँ से ये बुक पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जो अल्लूरी सीताराम राजू भारत के, ये आपके आंध्र प्रदेश के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों। इनका जन्म 4 जुलाई 1800, जो इनका जन्म था वो 4 जुलाई 1897 को हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1924 को इनकी मृत्यु यानी कि डेथ हो जाती है 1924 को। और साथियों जो विद्रोह हुआ था रंपा विद्रोह या फिर मन्यम विद्रोह 1922 में, तो ये उससे संबंधित थे साथियों। और 2022 में 4 जुलाई को इनके जन्म दिवस पर इनकी एक कांस्य धातु की मूर्ति यानी कि प्रतिमा यानी कि बनाई गई थी। 4 जुलाई 2022 को इनके जन्म दिवस पर इनकी एक मूर्ति बनाई गई थी आंध्र प्रदेश में। और साथियों इनका एक उपनाम भी है, दूसरे नाम से इनको जाना जाता है, उसका नाम है मन्यम बिरुडी। क्या साथियों, मन्यम बिरुडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्योंकि साथियों बताइए किस लिए वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए साथियों। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आपको पता होना चाहिए साथियों, जो हमारे समाज सुधारक थे, हमारे भारतीय समाज सुधारक, उन्होंने बहुत सारे हमारे समाज में बदलाव किए, बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, प्रथाएं कुप्रथा फैली हुई थी, उनको हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे कि उनमें एक आता साथियों सती प्रथा, एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसी से संबंधित था साथियों। तो जब ये पारित किया गया था साथियों ये अधिनियम, उस समय जो ड्राफ्ट किसके शासनकाल में आया था साथियों, उस समय अंग्रेज कौन था, तो उस समय अंग्रेज था साथियों डलहौजी। उसके शासनकाल में
ये मसौदा ड्राफ्ट आया था और वहीं साथियों कैनिंग के शासनकाल में इसको पारित कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछी गई है। वहीं साथियों ये तो एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। और यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछेगा कि जो सती प्रथा था साथियों, इसका अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत साथियों ये 1829 में किया गया था। और जो राजा राम मोहन राय थे साथियों, इन्होंने इसका अंत करने का प्रयास किया था। तो राजा राम मोहन राय थे साथियों, उनके उत्तराधिकारी थे पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। इनके प्रयास से साथियों, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में भारतीय समाज के इतिहास में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित, इनका महत्वपूर्ण योगदान था साथियों इसमें। साथियों पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर का जो जन्म हुआ था साथियों, जन्म नहीं साथियों, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर ने 1849 में बैथ्यून स्कूल खोला था। बैथ्यून स्कूल जो कि स्पेशल लड़कियों के लिए था साथियों। वहीं जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे, इनकी एक पुस्तक है साथियों, पुस्तक है वर्ण परिचय और ऋजु पाठ। इनकी दो पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों 10वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने के लिए चंपारण जिले में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था साथियों। यानी कि चंपारण आपको पता होना चाहिए साथियों, ये बिहार में है। बिहार में चंपारण है साथियों, एक जिला है। वहीं साथियों इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। तो बताइए ये किसके लिए साथियों। मिल मजदूर, दैनिक मजदूर, नील कृषक, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नील कृषक के लिए। कई बार पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न साथियों कई बार पूछे गए हैं। अब मेरी बात सुनिए साथियों कान खोल करके। जो ये मिल मजदूर है ना, ये 1918 में इसके लिए एक आंदोलन किया गया था अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में इसके लिए एक आंदोलन किया जाता है 1918 में मिल मजदूर के लिए। वहीं साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो ये नील कृषक थे, ये क्या मैटर था, इसका आप डिटेल में आप सुनिए। जो बिहार के चंपारण के किसान थे साथियों, उस समय क्या था कि बिहार के चंपारण के किसानों के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ज़बरदस्ती उनके खेतों में नील की खेती के लिए दबाव डालती थी। अंग्रेज सरकार कहती थी कि आप अपने खेतों के 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे और साथियों कम से कम बिहार का जो 15% क्षेत्र था उस पर आप नील की खेती करेंगे। यानी कि बिहार के चंपारण में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा वहाँ के किसानों पर दबाव डाला गया कि आप अपनी खेती पर, ज़मीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करें, लगभग 15% भाग पर नील की खेती करें। तो यहाँ के किसान साथियों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो नील की खेती होती है साथियों, उससे क्या होती है कि 1 या फिर 2 या फिर 3 साल में वहाँ की जो जिस ज़मीन पर नील की खेती की जाती है वो ज़मीन साथियों बंजर हो जाती है। इसका कारण ये है साथियों, जो नील की खेती है उसकी जो नील के पेड़ होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक चली जाती है, उससे वो सारा पोषण 1 या 2 या 3 साल में खींच लेते हैं ज़मीन का पोषण। ज़मीन भी खराब हो जाती है साथियों वहाँ की। और इसका मेन उद्देश्य था साथियों, क्योंकि यूरोपीय देशों में नील की बहुत अधिक आवश्यकता थी, क्योंकि कपड़ों पर लगाने के लिए। तो वहाँ के जो अंग्रेज थे साथियों, वो यहाँ पर नील की खेती इसलिए करवाते थे क्योंकि उनको नील की अधिक आवश्यकता होती थी और बहुत कम पैसा देते थे साथियों। एक भी एक कारण हो सकता है। तो उसी से साथियों वहाँ के किसान भड़क जाते हैं। जैसे ही किसान भड़क जाते हैं तो साथियों क्या होता है, तो मजर हुल हक ने पत्र लिखता है साथियों कि इसको रामचंद्र शुक्ल ने को साथियों उन्होंने एक वहाँ का एक मतलब उस समय के एक यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक भाग लेने वाले एक रामचंद्र शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल थे। तो इनके लिए मजर हुल हक ने पत्र लिखा कि आप गांधी जी को आमंत्रित करें बिहार के चंपारण में। तो साथियों गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। 1917 में साथियों ये हुआ था। वहीं साथियों जो मजर हुल हक है साथियों, इन्होंने सदाकत आश्रम 1921 में पटना में खोला था। और वहीं साथियों जो राजेंद्र प्रसाद थे इससे जुड़े हुए थे, किससे, सदाकत आश्रम से। अब क्या होता है, तो जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं तो गांधी जी पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। और 10 अप्रैल 1917 को जैसे ही गांधी जी पटना में पहुंचते हैं तो साथियों 19 अप्रैल 1917 को आंदोलन कर देते हैं गांधी जी, यानी कि चंपारण
के लिए साथियों। कब? 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी आंदोलन करते थे। वही साथियों चंपारण के दौरान पहला स्कूल बरवा लखनसेन गांव में बिहार में खोला गया था और दूसरा स्कूल साथियों मधुबनी बिहार में खोला गया था। वही साथियों जो चंपारण एक्ट 1 मई 1918 को चंपारण एक्ट आ जाता है। इस एक्ट में कई प्रावधान किए गए थे किसानों के लिए, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है साथियों, 11वां प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखेंगे कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब साथियों मैं यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके क्लियर करने वाला हूँ। इसमें एक आपको विकल्प दिख रहा है अकबर, और अगर मैं अकबर की बात करूँ तो इसका शासनकाल साथियों 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। वहीं जहांगीर का शासनकाल ये 1605 से लेकर के 1627 तक रहा। वहीं शाहजहां का शासनकाल साथियों ये 1627 से लेकर के और 1658 तक रहा। वही हुमायूं का शासनकाल साथियों दो शासनकाल में, दो समय इन्होंने, दो टाइम पीरियड में इन्होंने अपना शासन किया था। हुमायूं ने एक तो 1530 से लेकर के आपका 1540 तक इन्होंने शासन किया। फिर बीच में ये निर्वासन इन्होंने निर्वासित जीवन जिया। उसके बाद दोबारा शासन किया इन्होंने 1555 से लेकर के 1556 तक। साथियों मैंने इनका शासनकाल आपके लिए बताया। अकबर का 1556 से 1605, वहीं जहांगीर का 1605 से लेकर के 1627, वही शाहजहां का 1627 से लेकर के 1658। फिर हुमायूं का साथियों दो बार शासनकाल रहा 1530 से 40 तक। फिर इन्होंने साथियों आपका बीच में इनको निर्वासित जीवन जीना पड़ता है 15 साल के लिए, और साथियों फिर उन्होंने 1555 से लेकर के 56 तक शासन किया। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग साथियों ये आपका शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो शाहजहां था इन्होंने क्या बनवाया था साथियों। आगरा में ताजमहल का निर्माण इन्होंने कराया था, ताजमहल का, किसने? शाहजहां के द्वारा। अब ये साथियों 1632 से लेकर के और 1653 तक यानी कि बन के तैयार हुआ था ताजमहल, 1632 से लेकर के 1653 तक। वहीं साथियों और ये आगरा में है साथियों ताजमहल। कहाँ पर है? आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। वहीं अगर बात करें शाहजहां के द्वारा और क्या बनवाया गया था साथियों, इनके द्वारा दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला भी इनके द्वारा बनवाया गया था साथियों। यानी कि ये आपका 1638 में बनना स्टार्ट हुआ इसका, और 1648 यानी कि 10 साल में इसको तैयार किया गया था। और साथियों जो आपका लाल किला है दिल्ली का वो यूनेस्को में 2007 में शामिल हुआ था। यानी कि यूनेस्को एक साइट है साथियों, इसमें 2007 में इसको शामिल कर लिया जाता है। वहीं साथियों आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो ताजमहल को यूनेस्को में साथियों ये 1983 में शामिल किया गया था ताजमहल को। अब उस 1983 में साथियों 3 और ऐसी साइट थी जिनको शामिल किया गया था। जैसे साथियों अजंता की गुफा को 1983 में शामिल किया जाता है। एलोरा की गुफा को साथियों 1983 में शामिल किया जाता है। वहीं आगरा के लाल किले को साथियों 1983 में ही शामिल किया जाता है। वहीं ताजमहल को, जो आगरा का ताजमहल है, इसको भी साथियों 1983 में ही शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी साथियों समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। त्रिरत्न का क्या अर्थ है, तो बताइए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। विकल्प आपको दिख रहे हैं, इसका सही उत्तर बता दीजिए। अगर साथियों में इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बुद्ध, धम्म यानी कि धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब आपको पता होना चाहिए, इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको त्रिपिटक। तो साथियों 3 पिटक होते हैं आपके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये क्या है साथियों, ये त्रिपिटक हैं। वहीं सुत्त पिटक का दूसरा नाम क्या है साथियों, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म किसको कहा जाता है, ये आपका त्रिपिटक के सुत्त पिटक को कहा जाता है। अब साथियों बुद्ध धर्म में जो आपको पता है बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान,
धम्म का मतलब होता है सिद्धांत और संघ का मतलब होता है समुदाय। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है साथियों कि राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यानी कि राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर बता दीजिए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, संसद के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। विधान परिषद होती साथियों राज्य में है, लेकिन समाप्त इसको संसद के द्वारा यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अब मुझको एक प्रश्न का जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए साथियों। जो विधान परिषद है वो भारत के कितने राज्यों में है साथियों। यानी कि विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में मिल जाएगी, लेकिन विधान परिषद भारत के कुछ एक राज्य में ही है। तो बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है साथियों। आपको हमेशा याद रखेंगे, जो पहले एक प्रश्न का जवाब ये है साथियों, जो संसद है ना वो समाप्त करती है किसके द्वारा, राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। किसकी, राज्य विधानसभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 169 के द्वारा विधान परिषद का विघटन यानी कि समाप्त कर सकती है संसद। ये बात आपको याद रखनी है, अनुच्छेद 169 के द्वारा। वही साथियों अगर मैं बात करूँ, पूछूं आपसे कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो हमेशा याद रखेंगे 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, ये 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं वो, एक है साथियों आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तेलंगाना और पांचवा है साथियों महाराष्ट्र और छठवां है आपका कर्नाटक। तो 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा गया प्रश्न कि क्रम से राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रम से राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, बताइए इसका सही उत्तर। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 25 और 30 वर्ष। यानी कि विधानसभा में और विधान परिषद में 25 और 30 वर्ष, यानी कि विधानसभा में तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब देखिए आपको जो विधानसभा है उसको कहते हैं साथियों, यानी कि उसमें कौन से सदस्य होते हैं, एमएलए। विधानसभा में एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं विधानसभा को, यानी एमएलए को। वहीं विधान परिषद में साथियों एमएलसी चुने जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान परिषद में चुने जाते हैं। वहीं साथियों जो आपको पता होना चाहिए, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि अगर मैं लोकसभा के चुनाव की बात करता हूँ तो लोकसभा के को क्या कहा जाता है, ये निम्न सदन होता है साथियों, निम्न सदन, निचला सदन होता है साथियों। और इसका चुनाव साथियों प्रत्यक्ष किया जाता है जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो साथियों जिस व्यक्ति की, जिस नागरिक की उम्र 18 वर्ष हो जाती है वह लोकसभा के सदस्य को चुनने के लिए अपना मत दे सकता है। वहीं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है साथियों। अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहा जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और इसके जो सदस्य चुने जाते हैं उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा के सदस्य की आयु साथियों कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और साथियों जो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है ना, वो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता सीधे इसमें अपना मत नहीं देती है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है, तो इसका सही उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद आपका 171 ये प्रावधान करता है कि राज्य में एक विधान परिषद का गठन हो सकता है। वहीं इसका विघटन कौन करता है, समाप्त कौन करता है साथियों, संसद करती है अनुच्छेद 169 के तहत। मैं पहले इसको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 170 की। इसमें साथियों विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170। वहीं आपका जो अनुच्छेद 171 में ये विधान परिषद का गठन। अब बात करते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, कई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों विधान परिषद का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है।
विधान परिषद को समाप्त कर ही नहीं सकते हैं, किया नहीं जा सकता है बिना संसद के यानी कि इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें विधान परिषद बनी रहेगी, क्योंकि विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, विधान परिषद एक उच्च सदन होता है, एक स्थायी सदन होता है, और साथ ही विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, विधान परिषद के अंदर जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है साथियों, वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी कि विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये एक उच्च सदन होता है, एक स्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता है साथियों, इसका विघटन नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसमें से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 16वां प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, यानी कि किसको अपना इस्तीफा सौंपते हैं, ये बात आपको बतानी है। तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, परिषद के अध्यक्ष को। जो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है उसके अध्यक्ष को विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा देते हैं। अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो एमएलसी होते हैं कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, इसमें किसको चुना जाता है, इसमें कौन कौन जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है साथियों। इसमें जो 1/3 सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य राज्य विधानसभाओं से जाते हैं। जो राज्य विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं तो 1/3 सदस्य तो इसमें विधानसभा से जाते हैं। वहीं साथियों 1/3 इसमें स्थानीय निकाय से जाते हैं, यानी कि आपका नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह से जाते हैं 1/3 सदस्य। वहीं 1/6 सदस्य साथियों ये राज्यपाल के द्वारा इसमें चुने जाते हैं, यानी कि नामित किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मेंबर साथियों। वहीं 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य साथियों इसमें स्नातक होते हैं, 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया होगा उनको, यानी कि 3 वर्ष से अधिक समय हो गया हो स्नातक किए हुए, वो जाते हैं 1/12 सदस्य साथियों। ऐसा नहीं कि एक हर कोई चला जाएगा, कहने का मतलब है जो एक अच्छा जानकार हो, यानी कि मतलब एक राजनीति का एक अच्छा जानकार हो, सामाजिक मुद्दों पर बात करने वाला हो, उस व्यक्ति को 1/12 सदस्य इसमें स्नातक जाते हैं। वहीं इसमें 1/12 सदस्य साथियों शिक्षक जाते हैं, जो 3 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने शिक्षक कार्य किया हो और वो माध्यमिक स्कूलों के स्तर के शिक्षक हों, वो 1/12 सदस्य इसमें जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि जापान में माउंट फुजियामा का एक उदाहरण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो जापान में माउंट फुजियामा का एक उदाहरण है। वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत। क्या है एक ज्वालामुखी पर्वत। इस प्रश्न से साथियों मैं आपके लिए कई सारी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक आपका है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। पूछता है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश का है साथियों, ये इक्वाडोर का है। वहीं एक पूछता है विसुवियस ज्वालामुखी और माउंट एटना ज्वालामुखी, ये इटली के हैं साथियों। वहीं पूछता है कि कोहो और देवबंद, ये साथियों ईरान के ज्वालामुखी हैं। वहीं एक पूछता है साथियों स्ट्राम्बोली ये इटली का ज्वालामुखी है, आपको याद रखना है। वहीं पूछे साथियों भारत के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, तो साथियों भारत के आपके एक होता है साथियों सुषुप्त ज्वालामुखी, एक है सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ से पूछता है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। साथियों हमेशा याद रखेंगे भारत का जो सुषुप्त ज्वालामुखी है ना, वो आपका नारकोंडम उत्तरी अंडमान का ज्वालामुखी है, नारकोंडम। और इसकी जो हाइट है ना वो 71, यानी कि उसकी जो हाइट है ना वो 710 मीटर है। कितनी है, 710 मीटर। नारकोंडम ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान में स्थित है साथियों, और एक सुषुप्त यानी कि शांत ज्वालामुखी है। वहीं दूसरा होता है साथियों सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन ज्वालामुखी है, जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। और इसकी जो हाइट है ना साथियों 354 मीटर है। कितनी, 354 मीटर। एक है साथियों आपका तीसरा तोसाम पहाड़ी, ये तोसाम पहाड़ी ज्वालामुखी साथियों ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से कुछ और चीज़ें हैं साथियों, जैसे ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उद्गार होने के समय उसका जो मुख होता है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर, क्या साथियों, क्रेटर उसको कहा जाता है, क्रेटर। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं जो ज्वालामुखी से छोटे पत्थर निकलते हैं ना, उन छोटे पत्थरों को क्या कहा जाता है, उन छोटे पत्थरों को लैपिली कहते हैं, लैपिली। वहीं ज्वालामुखी से जो बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं उनको साथियों कहा जाता है पायरोक्लास्ट, यानी कि पायरोक्लास्ट कहा जाता है, पायरोक्लास्ट। वहीं ऐसे टुकड़े
ऐसा टुकड़ा जिसका घनत्व जल से कम हो, ऐसे बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं जिनका घनत्व जल से कम होता है, उनको क्या कहा जाता है साथियों? प्यूमिस। उनको प्यूमिस कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अपतक्ष यानी कि विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि अपतक्ष, जो दिखाई नहीं देता डायरेक्ट, कौन सा ग्रह है साथियों? ये आपका शुक्र ग्रह है। इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा। अब इसको किस अन्य नाम से और जानते हैं? भोर का तारा। कई बार पूछा गया है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, भोर का तारा साथियों। और सबसे चमकीला ग्रह यही होता है। अब मंगल को क्या कहा जाता है साथियों? मंगल को कहा जाता है आपका लाल ग्रह। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। वहीं बृहस्पति को साथियों पीला ग्रह किसको कहा जाता है? बृहस्पति को। किसकी वजह से? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। वहीं जो अरुण ग्रह है ना, इसको साथियों हरा ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथियों मीथेन की अधिकता है। मीथेन गैस की अधिकता कहाँ पर है? ये आपका अरुण ग्रह पर है। यानी कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सबसे चमकीला। वही साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की वजह से। वही बृहस्पति को साथियों पीला ग्रह, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। वही अरुण ग्रह को साथियों हरा ग्रह, यानी कि मीथेन की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूपर पट्टी का प्रमुख तत्व है? यानी कि जो जमीन है, जमीन की जो भूपर पट्टी है, यानी कि सतह है, यानी कि जमीन की भूपर पट्टी का मतलब होता है क्रस्ट। तो उस पर कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? महत्वपूर्ण है, बताइए। एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। जो भूपर पट्टी का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकते हैं? देखिए, जो भूपर पट्टी होती है साथियों, जो भूपर पट्टी होती है पृथ्वी की, यानी कि जमीन की, वहाँ पर कौन कौन सी गैस पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन भूपर पट्टी पर सबसे अधिक, लगभग 78% साथियों। वहीं उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, उसके बाद आर्गन पाई जाती है, उसके बाद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब साथियों यानी कि सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको याद रखनी है। गैसों की बात करें, वहीं बात करें तत्व की, यानी कि तत्व की बात करें तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है साथियों तत्व में? ये ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग साथियों 45% तत्व में। उसके बाद सिलिकॉन 27%, उसके बाद एल्यूमिनियम 8%, वहीं साथ ही लोहा 6%, उसके बाद मैग्नीशियम 4%। अगर बात करें गैस की तो नाइट्रोजन सबसे अधिक, उससे कम साथियों ऑक्सीजन, उससे कम आर्गन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करें तत्व की तो साथियों ये ऑक्सीजन 45%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा ये 6% और मैग्नीशियम 4%। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रम से हैं साथियों। बताइए, एक मैप का क्वेश्चन है। अगर आप मैप के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप इसका प्रश्न सही तरीके से लगा देंगे साथियों। इसका सही उत्तर आपको बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व। क्या साथियों? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर है। साथियों मैंने इस वीडियो में आपके लिए यानी कि जी के या फिर GS के 20 प्रश्न कराए साथियों। प्रत्येक प्रश्न का मैंने विश्लेषण डिटेल में किया है। आपने, आशा करता हूँ, पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा साथियों। अगर वीडियो इसी प्रकार आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। फिर लेके आऊँगा अगली वीडियो इसी प्रकार के प्रश्न विश्लेषण के साथ में साथियों। प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण और प्रत्येक प्रश्न के अगर विश्लेषण को अगर आप ध्यान से देखेंगे साथियों तो आपको, मुझे लगता है कि प्रश्न के माध्यम से कई ऐसी सारी जानकारी मिल जाएंगी जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं और पूछी जाने की संभावना अधिक रहती है। तो साथियों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। धन्यवाद।